यस एन एंजल रात 29 में मैं नीलम आप सभी प्यारे मित्रों का स्वागत करती हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको प्राकृतिक वनस्पतियाँ पढ़ाया था। जिसको भी पढ़ना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। आज की क्लास में हम आपको अपरदन पढ़ाएंगे जो कि सभी एग्जाम के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आज हम आपको अपरदन पढ़ाएंगे, इसका डेफिनेशन बताएंगे, इसके प्रकार बताएंगे और अपरदन द्वारा जो स्थलाकृतियाँ बनती है जैसे वी आकार की घाटी, जलप्रपात, जलगर्तिका, बहुत सारे हैं जो अपरदन द्वारा बनते हैं। उन सबको मैं आज चित्र के द्वारा आपको यहाँ पे दिखाऊंगी और उसको पढ़ाऊंगी भी। लेकिन उसके लिए वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। अगर आप लोगों ने वीडियो को स्किप कर दिया तो आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और इसको पूरा देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि अपरदन किसको कहते हैं। तो नॉर्मली हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जल का जो बहाव होता है उसके द्वारा मिट्टियों में जो कटाव होता है उसी को अपरदन कहते हैं। इसी से मिलता जुलता एक डेफिनेशन और है कि नदी, हिमनदी, वायु अपने द्वारा अपक्षित कणों अवसादों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं और अलग अलग स्थानों पर ले जाकर जमा कर देते हैं, तो इसको ही अपरदन कहते हैं। जैसे जो नदी होता है, हिमनदी है, वायु है, ये जब चलते हैं तो इनके साथ में जो अवसाद होते हैं, कण होते हैं, वह भी इनके साथ में चलते हैं और जब वह अपने स्थान से किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जैसे मान लीजिए मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब चली जाती है तो उनका बहाव हो जाता है, अपने स्थान से हट कर वह अवसाद दूसरे स्थान पर जाकर जमा हो जाती है, तो इसी प्रक्रिया को अपरदन कहते हैं। अपरदन दो प्रकार का होता है, एक होता है परिवहन और दूसरा होता है निक्षेपण। और इसी परिवहन एवं निक्षेपण की जो पूरी प्रक्रिया होती है वही अपरदन कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख भी लीजिए कि परिवहन एवं निक्षेपण की जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है वही अपरदन कहलाती है। अपरदन तो नॉर्मली हर कोई जानता है, लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि अपघर्षण क्या है? तो अपघर्षण मैं आपको बता दूं कि जो सतह का अपरदन होता है उसको अपघर्षण कहते हैं। और सन्निघर्षण किसको कहते हैं? तो जो कणों का अपरदन होता है उसको सन्निकर्षण कहते हैं। अपघर्षण मैंने आपको बता दिया सतह का अपरदन होता है और सन्निकर्षण कणों का अपरदन होता है। और अपवहन किसको कहते हैं? तो अवसादों एवं कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना ही अपवहन कहलाता है। जैसे जो अवसाद होते हैं, कण होते हैं, उनको एक स्थान से अपने स्थान पर जो वायु ले जाते हैं उन्हीं को उसी मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब ले जाते हैं तो उसी को अपवहन कहा जाता है। अपवहन की प्रक्रिया शुष्क क्षेत्रों में होती है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं स्थलाकृतियाँ कि अपरदन द्वारा जो बनने वाली स्थलाकृतियाँ हैं वह कौन कौन सी हैं। यहाँ पर देखिए दो प्रकार की स्थलाकृतियाँ होती हैं, पहले है अपरदनात्मक और दूसरा है निक्षेपणात्मक। देखिए आप लोग हड़बड़ाइएगा मत और इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एक एक चीज़ समझते चलिएगा। इस वीडियो में मैं आपको अपरदन से जितने भी संबंधित क्वेश्चन हैं वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको अपरदन से कहीं भी कोई डाउट नहीं रह जाएगा। सब कुछ एक एक पॉइंट भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना और इसको पूरा देखना। अपरदनात्मक जो है वह चार प्रकार का होता है, एक नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति और दूसरा है हिमनदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति और तीसरा है वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृति और चौथा है समुद्र तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृति। नदी द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं यह भी दो प्रकार का होता है, पहला है अपरदनात्मक और दूसरा है निक्षेपणात्मक। अपरदनात्मक में जैसे वी आकार की घाटी हो गया, वी आकार की घाटी से कैनियन और गार्ज बनते हैं और जो जलप्रपात है वो भी जो है अपरदन द्वारा बनता है। जलगर्तिका है, नदी वेदिका है, संरचनात्मक सोपान है, अवतारण झील है, गोखुर झील है, नदी विसर्प है, संप्रदाय मैदान है। ये सब अब स्थलाकृतियाँ अपरदनात्मक द्वारा बनती हैं। और जो निक्षेपणात्मक है
इसके द्वारा जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं जैसे जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, प्राकृतिक तटबंध, पुलिन, डेल्टा, ये सब जो स्थलाकृतियाँ हैं वो निक्षेपणात्मक द्वारा बनती हैं। यहाँ पर देखिए जो इतनी इतनी ढेर सारी स्थलाकृतियाँ हैं, लेकिन इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आप लोग को बताऊंगी, बाकी चित्र के माध्यम से आपको दिखा दूंगी। तो ज़्यादा इसमें पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसमें दो चार ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो उसको आप लोग देख लीजिए। पहला है जैसे वी आकार की घाटी। बी आकार की जो घाटी है उसकी स्थलाकृति आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार की जो घाटी होती है उसको वी आकार की घाटी बोलते हैं। लेकिन नदी जो होती है वह अपनी युवा अवस्था में वी आकार की घाटी का निर्माण करती है। तो यह क्वेश्चन बनता है कि वी आकार की घाटी का निर्माण नदी अपनी किस अवस्था में करती है, तो आप लोग उसको युवा अवस्था में लगाएंगे। गार्ज और कैनियन देख लीजिए। तो गार्ज और कैनियन में जो डिफरेंट होता है वो मैं आप लोग को बता दे रही हूँ कि गार्ज में क्या अंतर होता है और कैनियन में क्या अंतर होता है। गार्ज का जो रूप होता है वह संकरी और गहरी घाटी का होता है, और जो कैनियन का रूप होता है वह चौड़ी और तंग घाटी का रूप होता है। गार्ज संकरा एवं गहरा होता है, और लेकिन जो कैनियन है वह चौड़ा होता है और तंग होता है। समझ में आ गई बात। और एक बात यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा कि कोलोरेडो नदी जो होती है वह विश्व का सबसे बड़ा कैनियन बनाती है, जिसे हम ग्रैंड कैनियन कहते हैं। भारत में अगर हम इसकी बात करें तो भारत में जो सिंधु नदी है, सतलज नदी है और ब्रह्मपुत्र, ये जो नदियां होती हैं वह गहरी गार्ज का निर्माण करती हैं। अगला देखते हैं जलप्रपात किसको कहते हैं। तो जलप्रपात जो होता है वह पहाड़ या किसी ऊंचे स्थान से गिरती हुई जलधारा का विशाल रूप होता है, जो कि ऊंचे स्थान से गिरता है। नदी आदि के जल का ऊंचे पहाड़ या चट्टान से नीचे स्थान पर गिरना ही जलप्रपात कहलाता है। जैसे कि आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि यह जल कितनी ऊंचाई से गिर रहा है। तो इसी मतलब जो ऊंचे स्थान से जो जल नीचे की तरफ गिरता है उसी को हम जलप्रपात कहते हैं। आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट यही है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचकल जलप्रपात है। इसकी जो ऊंचाई है वह 455 मीटर है और यह कर्नाटक में वरही नदी पर स्थित है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह कुचकल जलप्रपात है। अगला देख लीजिए आप लोग जल गर्तिका। तो जल गर्तिका किसको कहते हैं। नदी अपने जल के साथ कंकड़ पत्थरों को साथ लेकर जब चलती है, ये कंकड़ पत्थर जल के साथ साथ लगातार भंवर के रूप में घूमकर नदी की तली में गहरे व बड़े गर्तों का निर्माण करते हैं। जी हाँ दोस्तों, नदी अपने जल के साथ कंकड़ पत्थरों को ले करके अपने साथ में, और उसके बाद गोल गोल भंवर की तरह घूम करके उसको एक गहरे गर्त के रूप में जो है अपने अंदर समाहित कर लेती है। उसी को जल गर्तिका कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना गहरा है, तो इसी को ही कहते हैं जल गर्तिका। बाकी और ये सब उतना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें से एक और देख लीजिए, गोखुर झील। मैदानी क्षेत्रों में नदी की धारा दाएं बाएं बल खाती हुई प्रवाहित होती है। जैसे देखिए ऐसे ऐसे चलती है, दाएं बाएं ऐसे चलती है तिरछे में, और विसर्प का निर्माण करती है। ये जो विसर्प होते हैं वह यस आकार के होते हैं। जब इस प्रकार से नदी की धारा चलेगी तो उसको मतलब वह यस आकार का रूप ले लेती है। जब नदी अपने विसर्प को त्याग कर सीधा रास्ता पकड़ लेती है, तब जो नदी का अवशिष्ट भाग होता है उसी को हम गोखुर झील कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए उत्तर भारत की जो मैदानी झीलें हैं वह गोखुर झील का जो एग्जाम्पल है। एक पॉइंट और आप लोग देख लीजिए, ताजे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वह बेगूसराय में स्थित है। आपके लिए जितना इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया है। अब अगला देखते हैं निक्षेपणात्मक। निक्षेपणात्मक में मैंने आपको जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, प्राकृतिक तटबंध, पुलिन, डेल्टा ये सब बताया था। तो अब एक एक करके हम इसको समझेंगे। जलोढ़ पंख बालू, बजरी तथा अन्य निक्षेपों की पंखे की आकृति की एक संगति जिसका शीर्ष ऊर्ध्व प्रवाही और ढाल उत्तल होता है। इसका निर्माण उस समय होता है जब कोई बहने वाली नदी किसी खुले मैदान या घाटी में प्रवेश करती है और अपने साथ लाए गए अवसादों को जमा देती है। जलोढ़ शंकु किसको कहते हैं। तो एक प्रकार का जलोढ़ पंख जिसका ढाल अधिक तीव्र तथा आकृति शंकु के समान होती है। नदी जल के साथ प्रवाहित होने वाले पदार्थ अधिक दूर तक नहीं फैल पाते हैं, बल्कि सीमित क्षेत्र में ही संचित होते रहते हैं, जिससे निक्षेप जनित भाग अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा तथा तीव्र ढाल हो जाता है। इसी को हम जलोढ़ शंकु कहते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं। अगला देखते हैं डेल्टा किसको कहते हैं। डेल्टा किसको कहते हैं। तो डेल्टा उस भूभाग को कहा जाता है जो नदियों द्वारा लाई गई गाद से बनता है। यह मुख्यतः नदी के उस मुहाने पर बनता है जहां वह किसी समुद्र अथवा झील से गिरती है। इस भूभाग का आकार आमतौर पर त्रिभुजाकार होता है। नदियों के डेल्टा
पृथ्वी पर सबसे अधिक आर्थिक और पारिस्थितिक रूप में बेशकीमती हैं। सरल भाषा में कह सकते हैं कि जब नदियाँ चलती हैं तो उनके मुहाने पर कुछ अवसाद आ जाते हैं, जिनके कारण वह अपना जो है मार्ग होता है वह परिवर्तित कर देते हैं और त्रिभुजाकार या पंजाकार का रूप धारण कर लेते हैं, तो उसी को डेल्टा कहते हैं। इसकी जो आकृति होती है पंजे के आकार की होती है। यहाँ पर आप लोग देखिए किस प्रकार बना हुआ है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। इसकी आकृति कुछ इस प्रकार होती है। भारत में जो सबसे बड़ा डेल्टा है वह पश्चिम बंगाल का सुंदरवन डेल्टा है। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत में ऐसी कौन सी नदियाँ हैं जो डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो जो भारत में नदियाँ हैं उसमें कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो डेल्टा का निर्माण करती हैं और कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो डेल्टा का जो नदियाँ निर्माण करती हैं वे कौन कौन सी नदियां हैं। सरल भाषा में मैं आपको बता दूं, जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वह डेल्टा का निर्माण करती हैं और जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं वह एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं जो डेल्टा का निर्माण करती हैं उनमें गंगा है, स्वर्णरेखा है, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि जो नदियाँ हैं, ऐसी जो नदियाँ हैं वह डेल्टा का निर्माण करती हैं। बाकी दो नदियाँ ऐसी हैं, नर्मदा एवं ताप्ती, ये नदियाँ ऐसी हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं और इनका जो प्रवाह होता है वह पूरब से पश्चिम की तरफ होता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको अपर्दन बता दिया। अपर्दन द्वारा जो बनने वाली स्थलाकृतियाँ हैं उसमें मैंने आपको नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ सब कुछ उसमें पढ़ा दिया है। अगले वीडियो में हम आपको हिम नदी द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियाँ पढ़ाएंगे। अगर इस वीडियो से आपको कहीं से कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही आप लोग तक पहुँचा दूँगी। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।